क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसी नदी बहती है, मेरा मतलब है एक ऐसी जलधारा जो हमारे हिमालय पर्वतमाला से भी पुरानी है। मुझे लगता है पहली बार सुनने में तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। मतलब हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि नदियाँ पहाड़ों के हिसाब से अपना रास्ता बनाती हैं। हाँ बिल्कुल, बचपन से भूगोल की किताबों में यही तो पढ़ाया हमने। सही कहा। लेकिन जब हम इस सिंधु नदी तंत्र और उसकी जो हिमालयी सहायक नदियां हैं उनका अध्ययन करते हैं तो दिमाग एकदम झकझोर जाता है। ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये लाखों सालों के जियोलॉजिकल वॉर और मानव इतिहास का ना एक जीता जागता कैनवस है। और इसीलिए आज की हमारी इस गहन चर्चा का मेन मिशन भी यही है। हम इस विशाल, जटिल और जादुई सिंधु तंत्र को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। सिंधु का कुल ड्रेनेज बेसिन, यानी वो पूरा एरिया जहां से बारिश या बर्फ का पानी इस नदी में आता है, लगभग 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 11 लाख? बाप रे, ये तो कई यूरोपीय देशों को मिला दें तो उससे भी बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। और इसमें से करीब 3.21 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा हमारे भारत में आता है। लेकिन जब मैं इस पूरे सिस्टम को मैप पर देखता हूँ ना, मतलब दाएं तट से आने वाली शोक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और बाईं तट से आने वाली जास्कर और पंजनाद की नदियां, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसी भूल भुलैया जैसा लगता है। इसे एग्जाम के लिए याद कैसे रखा जाए? इसे याद रखने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। सबसे पहले मेन नदी यानी सिंधु के उद्गम की बात करते हैं। तिब्बत में इसे सिंघी खंबान कहा जाता है। सिंघी खंबान? इसका क्या मतलब हुआ? बत में है शेर यानी सिंघी खंबान। अरे वाह! और तिब्बत से हमें इसका उद्गम स्थल यानी मानसरोवर झील के पास जो बोखरचू ग्लेशियर है वो तुरंत याद आ जाएगा। ये तो काफी आसान हो गया। हाँ, लेकिन जो बाएं तट की प्रमुख नदियां हैं ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, उनका उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमेशा कैंडिडेट्स को उलझा देता है। बिल्कुल, यूपीएससी में तो ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछना उनका फेवरेट सवाल है। सही कहा। तो उसे सुलझाने के लिए एक सीधी सी अंग्रेजी की लाइन याद रखनी है। इंडिया जस्ट क्लियर्ड रेयर बिग स्टेप। एक मिनट, क्या है लाइन? इंडिया जस्ट क्लियर्ड रेयर बिग स्टेप। हाँ, तो आई से इंडस, जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, बी से ब्यास और एस से सतलज। क्या बात है! ये तो एक बार ही मैप को दिमाग में छाप देता है। मतलब आंखें बंद करो तो सबसे ऊपर सिंधु और सबसे नीचे सतलुज दिखने लगती है। सटीक कहा आपने। अब इसी क्रम में हम थोड़ा उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं। जब ये अथाह जल राशि ग्लेशियरों से पिघलकर एकदम खड़ी ढलानों से नीचे उतरती है ना, तो इसके पानी में गजब की काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। मतलब गतिज ऊर्जा। बिल्कुल। और यही कारण है कि हमारी सबसे उत्तरी बाएं तट की जो दो नदियां हैं, झेलम और चिनाब, वो विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा केंद्र है। अच्छा, तो ये सिर्फ पानी की मात्रा का खेल नहीं है, ये उस ढलान और गति का खेल है जो टरबाइन घुमाने के लिए परफेक्ट कंडीशन बनाती है। एकदम सही पकड़े हैं। अगर हम सबसे पहले झेलम की बात करें तो ये पीर पंजाल रेंज के बेस में जो वेरीनाग झरना है वहां से निकलती है, और तुलबुल व उरी जैसी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं वो इसी नदी पर बनी हैं। उरी प्रोजेक्ट का नाम तो सबने सुना ही होगा। हाँ, और इसका एक प्राचीन नाम भी है, वितस्ता। इस पूरे फैक्ट को ना एक छोटे से निमोनिक में समेटा जा सकता है। ट्रिक है, झेलना पड़ेगा विपत्ति में नाग का डसना। हाँ, मैं समझ गया। विपत्ति से इसका पुराना नाम वितस्ता, नाग से उद्गम स्थल वेरीनाग और झेलना से नदी का नाम झेलम। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ना? एक और अहम फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में एंटर करने से पहले झेलम एक बेहद गहरी घाटी या गॉर्ज बनाती है। मतलब पानी पहाड़ों को काटकर एक वी शेप की खाई बना देता है। और शायद इसी झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है किशनगंगा। हाँ बिल्कुल। किशनगंगा का नाम सुनते ही ना एकदम से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी याद आ जाती है। किशनगंगा प्रोजेक्ट और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर काफी विवाद रहते हैं। हालांकि हम किसी राजनीतिक साइड में नहीं जा रहे हैं, बस एग्जाम के नजरिए से बता रहा हूं कि नदियां सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये देशों के बीच संधियों का भी केंद्र हैं। बहुत सही पॉइंट है। अब इस सिस्टम की असली भौगोलिक शक्ति की बात करते हैं, जो झेलम के थोड़ा और दक्षिण में है, चिनाब। चिनाब, इसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत पावरफुल है। पानी के वॉल्यूम के मामले में ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है,
लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये नदी अकेले जन्म नहीं लेती। अच्छा, तो कैसे बनती है? हिमाचल प्रदेश के तांडी नाम की जगह पर दो अलग-अलग नदियां आकर मिलती हैं, चंद्रा और भागा। तो चंद्रा और भागा मिलकर चेनाब बन जाती हैं, यानी दो छोटी जलधाराएं मिलकर पूरे सिस्टम की सबसे ताकतवर नदी बनाती हैं। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि सलाल, बगलीहार और दुल्हस्ती जैसे जो भीमकाय डैम्स हैं वो चेनाब पर ही बनाए गए हैं। और वो रेलवे पुल भी तो इसी पर है ना? हाँ, चेनाब ब्रिज जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। मतलब एफिल टावर से भी ऊंचा? मैं सोच रहा था कि वो पुल इतनी ऊंचाई पर बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि चेनाब नदी ने उस इलाके में हिमालय को काटकर एक बहुत ही गहरी और संकरी खाई बना दी है। तो इंजीनियरिंग का वो जो चमत्कार है वो दरअसल नदी की उसी गहराई का रिजल्ट है। कमाल है। और इसका कोई प्राचीन नाम या ट्रिक? बिल्कुल। प्राचीन काल में इसे अस्कीनी कहा जाता था और याद रखने की ट्रिक है, चेनाब बड़ी हसीनी है तो हसीनी से आपको अस्कीनी याद आ जाएगा। नाइस। तो ये तो हो गया उत्तर की महाशक्तियों झेलम और चिनाब का पूरा खाका। अब जब ये उफनती नदियां पहाड़ों को छोड़कर धीरे धीरे मैदानी इलाकों की तरफ आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास और भूगोल की टक्कर हो रही हो। हाँ, रावी और ब्यास इसके सबसे सटीक उदाहरण है। रावी को ऋग्वैदिक काल में परुष्णी कहा जाता था। ये धौलाधार और पीर पंजाल पर्वतमाला के बीच से अपना रास्ता बनाती है। और पंजाब वाला जो मशहूर रणजीत सागल बांध है, जिसे थीम डैम भी कहते हैं, वो इसी पर है ना? बिल्कुल सही। और इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है। रवि पुरुष है तो रवि से रावी और पुरुष से परुष्णी। रवि पुरुष है, गॉट इट। लेकिन रावी सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है, इसका जो हिस्टोरिकल वेट है वो रोंगटे खड़े कर देता है। ऋग्वेद में जिस दशराग्य युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग्स का जिक्र है वो इसी रावी यानी परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। सही कहा। मतलब सोचकर देखिए, आज जिस नदी के पानी को हम रोककर बिजली बना रहे हैं, उसी पानी ने हजारों साल पहले एंशिएंट इंडिया के सबसे बड़े साम्राज्यों के टकराव को देखा था। जल हमेशा से सभ्यताओं का केंद्र रहा है। समय बदल गया, राजा महाराजा चले गए, लेकिन वो पानी आज भी वहीं बह रहा है। और अगर भूगोल में किसी नदी के सफर को सच में देखना हो तो रावी के बाद जो ब्यास नदी आती है उसका केस सबसे अनोखा है। ब्यास, इसके बारे में क्या खास है? प्राचीन काल में इसे विपाशा कहा जाता था। कुल्लू घाटी से निकलने वाली ये नदी ना एक बहुत ही यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर रखती है। मैंने भी इन मैप पर एक चीज नोटिस की है। बाकी सारी नदियां, चाहे झेलम हो, चेनाब, रावी या सतलज, सब भारत से बहकर बॉर्डर पार करती हैं और पाकिस्तान चली जाती हैं। लेकिन ब्यास, हाँ, ब्यास अपना सफर सिर्फ भारत में ही पूरा कर लेती है, ये बॉर्डर पार नहीं करती। बिल्कुल। ये पंजनाद की 5 नदियों में से इकलौती ऐसी नदी है जो कभी पाकिस्तान नहीं जाती। ये पंजाब के कपूरथला के पास हरिके नाम की जगह पर अपना सारा पानी सतलज नदी को सौंप देती है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? विपाशा नाम से तो कुछ बॉलीवुड टाइप ट्रिक बन सकती है। हाँ, आपने सही गैस किया। इसकी ट्रिक है, ब्यास विपाशा बसु की तरह भारत में ही रहती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सॉलिड आहा मोमेंट है। अगर कोई मैप को ध्यान से न देखें तो उसे लगेगा कि सारी नदियां एक ही पैटर्न फॉलो कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, ब्यास और सतलज का वो जो संगम है जिसे हरि के पत्तन कहते हैं, उसकी एग्जाम के नजरिए से क्या अहमियत है? वो सिर्फ 2 नदियों का संगम नहीं है, वो उत्तर पश्चिमी भारत की एग्रीकल्चरल लाइफलाइन का दिल है। उसी हरि के पत्तन से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ओह, वही नहर जो राजस्थान जाती है। हाँ, ये नहर ब्यास और सतलज के मिक्स पानी को राजस्थान के उन सूखे इलाकों तक ले जाती है जहां एक वक्त में पानी की एक बूंद के लिए मीलों चलना पड़ता था। ये तो इंजीनियरिंग और भूगोल का क्या बेहतरीन तालमेल है। अब चूंकि ब्यास ने अपना सारा पानी सतलज को दे दिया है तो हमारी कहानी अपने आप सतलज पर आ जाती है। बिल्कुल। और यहीं पर वो सस्पेंस खुलता है जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी। सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है, मतलब एंटीसीडेंट रिवर, एक ऐसी नदी जो हिमालय से भी पुरानी है। मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में समझना है। मतलब एक नदी पहाड़ के बनने से पहले से कैसे बह सकती है? इसे विजुलाइज करने के लिए ना एक बढ़ई और लकड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक बढ़ई आरी से लकड़ी काट रहा है और लकड़ी का वो टुकड़ा धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है। ठीक है। आरी अपनी जगह पर चल रही है, बस लकड़ी ऊपर उठ रही है और कटती जा रही है। लाखों साल पहले जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जमीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और हिमालय बनना शुरू हुआ। और सतलज नदी उस वक्त वहां पहले से बह रही थी? बिल्कुल।
तो जैसे जैसे जमीन उठकर पहाड़ बन रही थी, सतलज ने अपना रास्ता नहीं बदला। वो अपनी उसी स्पीड से बहती रही और उठते हुए पहाड़ों को लगातार चीरती रही। मतलब पहाड़ ऊपर उठ रहा था और नदी नीचे काट रही थी। एकदम सही। और लाखों सालों के इस जियोलॉजिकल स्ट्रगल का नतीजा ये हुआ कि सतलज ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को काटकर शिपकीला दर्रे के पास एक बहुत ही गहरी खड्ड बना दी। क्या बात है, ये तो प्रकृति की जिद और पानी की ताकत का अल्टीमेट प्रूफ है। पहाड़ कह रहा है कि मैं उठूंगा और नदी कह रही है मैं तुम्हें काट कर अपना रास्ता बनाए रखूंगी। हाँ, और इसी नदी पर नाथपा झाकड़ी और भारत का मशहूर भाखड़ा बांध स्थित है। इसका उद्गम तिब्बत के राक्षस ताल से होता है, जहां इसे लेंचन खंबाब कहा जाता है। लेंचन खंबाब, तो इससे याद रखने की ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, सतलज सातों दिन राक्षस की तरह शिप चलाती है। ये तो खुद कहानी बयान कर रहा है। सातों दिन से सतलज, राक्षस से इसका उद्गम स्थल राक्षस ताल और शिप से शिपकीला पास, जहां से ये इंडिया में एंटर करती है। बिल्कुल। और अब जब ये सारी ताकतवर नदियां पहाड़ों को छोड़कर पंजाब के एकदम फ्लैट मैदानों में आती हैं, तो ये अपने साथ लाई गई उपजाऊ मिट्टी को बिछाना शुरू कर देती हैं। और यहीं से जन्म होता है दोआब का। दोआब, दो मतलब दो और आब मतलब पानी या नदी, यानी दो नदियों के बीच की जमीन। सही। सिंधु तंत्र में ऐसे 5 प्रमुख दोआब हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन दोआबों के नाम रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एसएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में ये बहुत आते हैं, पर इनके नामों में ही एक डिकोडिंग छिपी हुई है। तो चलिए इस गणित को डिकोड करते हैं। पहला कौन सा है? पहला है बिस्थ दोआब। अगर मैं इसे डिकोड करूं, बे से ब्यास और स्त से सतलज, यानी ब्यास और सतलज के बीच का एरिया बिस्थ दोआब कहलाएगा। परफेक्ट। अब अगला ट्राई कीजिए, बारी दोआब। यहां भी पहले अक्षर जोड़ने हैं शायद। बा से ब्यास और री से रावी। तो बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच की जमीन है। बहुत बढ़िया। तीसरा है रचना दोआब। इसका गणित भी एकदम साफ है। र से रावी और चना से चिनाब, तो रावी और चेनाब के बीच का क्षेत्र हो गया रचना दोआब। बिल्कुल। और चौथा है चाज दोआब। चाज, चा से चिनाब और ज से झेलम, यानी चिनाब और झेलम के बीच की भूमि। ये तो वाकई बहुत लॉजिकल है। बस शब्द पढ़ो और मैप खुद ब खुद सामने आ जाता है ना? और अंत में आता है सिंध सागर दोआब। इसका क्या गणित है? ये इस पूरे सिस्टम का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। ये मुख्य सिंधु नदी और उसके पूर्व में बहने वाली झेलम या चेनाब नदियों के बीच का एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है। अगर हम मानसरोवर की ऊंचाइयों से शुरू करके इस पूरे सफर को पीछे मुड़कर देखें, तो ये वाकई एक इनक्रेडिबल जर्नी लगती है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सिंघी खंबान से शुरू होकर सिंधु इस पूरे साम्राज्य को समेटती है।